व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे पहले जो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिफ़ाइन किया है सेक्शन 2H। इसको आप ऐसे याद रखना 2HEB, हैब, HEB, 2HEB ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। सेक्शन 2HEB का मतलब क्या है? देखो H2 का जो H सेक्शन 2 है, उसका जो H सब सेक्शन है, उसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी है। ई के अंदर सेक्शन 2 का सब सेक्शन ई में हमने एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है, और बी सेक्शन 2 के सब सेक्शन बी में हमने प्रॉमिस की डेफिनेशन दी है। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट में समझ लो 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक है एग्रीमेंट और दूसरा है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट का क्या मतलब है? एग्रीमेंट मतलब सबसे पहले तो अगर मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट है कि दो पार्टीज़ जिसमें एक रहेगा प्रॉमिसर और दूसरा रहेगा प्रॉमिसी। ठीक है, दो पार्टीज़ आपस में एग्री कर रही हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे ये चीज़ लेता हूँ और इस चीज़ के बदले में मैं तुम्हें ये चीज़ देता हूँ। ठीक है, अब ये जो ये लेन देन का जो हिसाब है, दैट इज़ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में भी बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली। सबसे पहले एग्रीमेंट में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी है कि दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। सबसे पहला है एग्रीमेंट और दूसरा है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट में 3 चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले तो मेरे को सपोज़ मैं एक गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सामने वाले को पहले प्रपोज़ल दूँगी कि भैया तुम्हारे पास ये गाड़ी है, ये 5 लाख की गाड़ी है और मुझे ये गाड़ी पसंद है क्या, और मैं तुम्हारे को इस गाड़ी के बदले में मैं तुम्हें 6 लाख रुपया दूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या दिया, सामने वाले को क्या दिया, एक प्रपोज़ल दिया कि ठीक है, तुम्हारे पास जो ये गाड़ी है मैं वो ख़रीदने में इंटरेस्टेड हूँ, और और मैं तुम्हारे को इस गाड़ी के बदले में मैं तुम्हारे को 6 लाख रुपया दूँगी। तो सामने वाला अगर इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस। और उसके बदले में जो मैं उसे पैसा दूंगी, उसकी गाड़ी जो मैं लूँगी उसके बदले में जो मैं उसको पैसा दूंगी, दैट इज़ नोन एज कंसीडरेशन। इधर बहुत ही ज़्यादा ये वर्ड आएगा। इनफैक्ट नेक्स्ट यूनिट जो है वो पूरी की पूरी कंसीडरेशन के ऊपर ही है। अकाउंट्स के अंदर इधर जो कंसीडरेशन का मतलब है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का कंसीडरेशन है, दैट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस कंसीडरेशन। इधर कंसीडरेशन का मतलब है कि बदले में तुमने क्या चीज़ दिया, तुमने जब लेन देन किया, जब तुमने किसी से सामान लिया या बेचा, तो उसके बदले में तुमने क्या दिया, जो पैसा तुमने दिया, दैट इज़ द कंसीडरेशन। मैंने अगर सामने वाले से गाड़ी खरीदी है तो उसे कितना बदले में रुपया दिया, दैट इज़ द कंसीडरेशन। तो एन एग्रीमेंट आप देखोगे वो 3 चीज़ों से बना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक ऑफ़र या प्रपोज़ल है जो आपने सामने वाले के सामने रखा, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक पार्ट है। और थर्ड पार्ट इज़ द कंसीडरेशन, कि मतलब मैंने उसकी गाड़ी के बदले में उसको जो पैसा दिया, दैट इज़ 6 लाख रुपीज़ जो मैंने उसको दिए, दैट इज़ द कंसीडरेशन। तो ये है आपका एग्रीमेंट। इसको इसमें HEB करके याद रखना, 2HEB। एच है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, ई है जिसमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है, और बी के अंदर हमने प्रॉमिस की डेफिनेशन दी है। तो एग्रीमेंट बताया है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट को कैसे डिफाइन किया है? कोई भी प्रॉमिस, अब मैं सामने वाले से गाड़ी लेके, अगर मैंने ये उसके सामने प्रपोज़ल रखा कि अगर तुम मेरे को अपनी गाड़ी बेचते हो तो आई विल गिव यू 6 लाख ऑफ रुपीज़, तो ये क्या है? एक प्रॉमिस है। ठीक है, और इसके बदले में मैं इसको क्या दे रही हूँ? 6 लाख रुपीज़ जो दे रही हूँ, दैट इज़ द कंसीडरेशन है। ठीक है, अब प्रॉमिस कैसे? प्रॉमिस के अंदर दो चीज़ें आएंगी, 3 चीज़ें आएंगी बेसिकली। एक होगा प्रॉमिस, ठीक है, दूसरा होगा प्रॉमिसर, और तीसरा होगा प्रॉमिसी। ठीक है,
प्रॉमिस क्या है कि मैं आपकी गाड़ी के बदले में आपको 6 लाख रुपीज़ दूंगी। अब मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ ना, मैं आपके सामने जो प्रपोज़ल रख रही हूँ तो कि मैं इसके बदले में ये दूंगी, तो मैं क्या हूँ, मैं एक प्रॉमिसर हूँ। और जो जिससे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ वो है प्रॉमिसी। ठीक है, प्रॉमिसी, ये 3 वर्ड्स आएंगे इसके अंदर। तो ये डेफिनेशन को 3 उससे डिफाइन कर रखा है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, प्रॉमिस कब होता है कि प्रॉमिस का होगा कब, ठीक है, वो तब होगा जब जिस बंदे से आपने प्रॉमिस किया है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल, जिसके सामने आपने प्रपोजल रखा है, वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसके एसेंट, इधर एसेंट वर्ड आप देखोगे, इधर एसेंट वर्ड दे रखा है, सिग्निफाइज, सेकंड पॉइंट में सिग्निफाइज हिज एसेंट, सिग्निफाइज हिज एसेंट। तो ये जो सिग्निफाइज हिज एसेंट है, एसेंट मतलब वो अपना हाँ करता है, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब जब मैंने किसी के सामने एक प्रपोजल रखा और सामने वाले को उसको उसकी असेंट दे दी, उसके लिए हामी भर दी, तो वो क्या माना जाएगा कि वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। अब मेरे को अब ये जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है, मैंने कहा कि मैं आपकी गाड़ी के बदले में 6 लाख रुपया दूंगी, तो ये जो एक्सेप्टेड प्रपोजल है ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। दिस इज़ नोन एज अ प्रॉमिस। और ये अब इसमें जो भी पार्टी है, द रिजल्ट ऑफ द प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू द अदर एंड दैट अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस देयर टू, ऑफ कोर्स फॉर म्यूचुअल कंसीडरेशन। म्यूचुअल कंसीडरेशन क्या है कि मैं उसके बदले में उसको क्या दूंगी, दैट इज़ द म्यूचुअल कंसीडरेशन। ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का क्या मतलब है, an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको इस गाड़ी के बदले में पैसा दूंगी, तो वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब वो लीगली एनफोर्सेबल होगा। अब लीगली एनफोर्सेबल कैसा होगा, अगर मैं इसको एक स्टैम्प पेपर पे वो करवा लूँगी कि आपकी गाड़ी के बदले में मैं आपको 6 लाख रुपया दूंगी, तो क्या ये लीगली एनफोर्सेबल हो जाएगा? यस, ये लीगली एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि अगर सामने वाला मुझे अपनी गाड़ी बेचेगा तो मैं उसको 6 लाख रुपया दूंगी। जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर किसी भी मकान के रजिस्ट्री के पेपर देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि मैंने जो भी ये प्लॉट है या जो भी ये लैंड है, इस सामने वाले को मैंने फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ सो एंड सो में मैंने बेची है, मैंने ली है। ठीक है। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन कब बनता है, जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब वो एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है। और वो लीगल ऑब्लिगेशन कब बनेगा, जब वो प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होगा। ठीक है। अब इसके अंदर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आप पढ़ोगे दैट सेक्शन 2H जो है, इसमें requires an agreement capable of being enforceable by law before it is called contract। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए किसी भी एग्रीमेंट को enforceable by law होना चाहिए, मतलब वो एक लीगल ऑब्लिगेशन बनना चाहिए। ठीक है। तो एक लीगल ऑब्लिगेशन जब वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मतलब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती हैं राइट्स और दूसरी होती हैं ऑब्लिगेशंस। राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या है, इसमें बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 1 वाला, इसमें समझा रखा है कि एक आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी, और ए कहता है कि मैं तुम्हारे को अपनी गाड़ी बेचता हूँ 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में। तो ए को क्या ए इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी। अब ए के ऊपर क्या, मेरे ऊपर क्या है, और मेरे पास राइट भी है, जब मैं किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में होती हूँ, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में होती हूँ, तो मेरे पास राइट भी है और मेरे पास ऑब्लिगेशन भी है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं अपना अभी जो मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया था वो ले लेते हैं, या ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं ए को अपनी गाड़ी बेचूँगी 2 लाख रुपये में, ठीक है, मैं ए ने एग्री कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हारे को अपनी गाड़ी बेचता हूँ 2 लाख रुपए में, और तो मेरे ऊपर राइट क्या है, मेरे पास 2 लाख रुपए रिसीव करने का राइट है कि भाई मैं तो अपनी गाड़ी बेच रही हूँ
और तुमसे कितना रुपया लूँगी, 2 लाख रुपया, तो ये मेरे पास राइट है कि मैं 2 लाख रुपया लूँगी। और ऑब्लिगेशन क्या है कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे को दूँगी, ये मेरे पास पर ऑब्लिगेशन है। उसी तरह से जो बी है जिसको मैंने अपनी गाड़ी बेची, उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट है मेरी गाड़ी लेने का। और ऑब्लिगेशन क्या है, ऑब्लिगेशन है मुझे 2 लाख रुपया देने का। तो जो भी प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उन दोनों पार्टीज़ के ऊपर दोनों पार्टीज़ के ऊपर क्या होता है, राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। ठीक है, अब इसमें एक सोशल एग्रीमेंट का बता रखा है कि सोशल एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सोशल एग्रीमेंट क्या है, जैसे कि एक इसमें जो एग्जांपल बता रखा है कि एक फादर ने प्रॉमिस किया अपने सन को कि वो अपने बच्चे को पॉकेट अलाउंस देंगे। ठीक है, पॉकेट अलाउंस देंगे 500 रुपये पर महीना, और बाद में पापा ने मना कर दिया, मैं तो नहीं देता तेरे को पैसे, और वो बच्चा चला गया कोर्ट पे कि बेटा चला गया कोर्ट में कि मेरे पापा ने मेरे को पैसा नहीं दिया। तो क्या ये कोर्ट में वो केस कर सकता है, उसको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? किसी स्टैम्प पेपर पे तो नहीं लिखा था ना पापा ने कि मैं तेरे को हर महीने 500 रुपये दूंगा, है ना। तो ये क्या है, ये एक सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो सोशल एग्रीमेंट कोई भी इन्फोर्सेबल नहीं होता है बाय लॉ। सोशल एग्रीमेंट जैसे कि हस्बैंड एक वाइफ से प्रॉमिस करता है दैट आई विल पे फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है, बाद में ये है कि वो कोर्ट से ले लेती हैं, बट और हस्बैंड अगर देना बंद कर देता है तो वो उसको स्यू नहीं कर सकती है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसे एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं स्यू कर सकती है। बट अगर इसमें उसने स्टैम्पिंग हो गई, लीगल ऑब्लिगेशन बन गया, तो वो डेफिनेटली उसको स्यू कर सकती है। तो यही है, तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर में नहीं आएगा, ये अलग ही लॉज पे लगेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वही आएगा कि दो पार्टीज़ एक दूसरे को कोई चीज़ कोई प्रॉमिस कर रही हैं और प्रॉमिस कर रही हैं फॉर म्यूचुअल कंसीडरेशन है भाई, मैं तुम्हारे को ये दे रहा हूँ तो इसके बदले में तुमसे ये ले रहा हूँ, दैट कम्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, बाकी जितने भी जो आपके सोशल एग्रीमेंट्स हैं वो इसके अंडर में नहीं आएंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल 3 में मैं आपको बता रखा है कि एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपने वाइफ एंड चिल्ड्रन के मेंटेनेंस पे करे, बट ये जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप में नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेटस ऑब्लिगेशन है। ठीक है, देन डिफरेंस बता रखा है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होता क्या है, एग्रीमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आएगा प्रपोजल रखना है, देन उसका एक्सेप्टेंस होनी है, और थर्ड है उसकी कंसीडरेशन, दैट इज़ एग्रीमेंट। पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, अब एग्रीमेंट तो वाइडर टर्म है। ठीक है, एग्रीमेंट में सोशल एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं और लीगल एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट में ओनली लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स आते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस, अब एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन ज़रूरी होती है। और जो एग्रीमेंट होते हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि जो सोशल एग्रीमेंट्स है कि फादर अपने बेटे को प्रॉमिस कर रहा है 500 रुपीज़ पर मंथ की पॉकेट मनी देने के लिए, बाद में वो मुकर जाता है, तो ये क्या है, दिस इज़ अ सोशल एग्रीमेंट, दिस इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, बट दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो पर कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट होते हैं, है ना। ये आप देखोगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो तो डेफिनेशन ही है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल, लीगली एनफोर्सेबल, वही वाले एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो लीगली एनफोर्सेबल हैं। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा उसमें सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब आपको बता दिया, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, दैट इज़ एग्रीमेंट होना चाहिए। देन फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का आप मतलब समझते हो, फ्री कंसेंट मतलब कोई किसी दबाव में आकर सामने वाले से आपने हाँ नहीं भरवा ली है कि आप इस पे साइन करो, किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। देन इसके अंदर
दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, मिनिमम दो पार्टीज़ होनी चाहिए, एक लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना चाहिए दोनों के बीच में कि मैं आपको ये देता हूँ, आप मेरे को इसके बदले में ये म्यूचुअल कंसिडरेशन आप मेरे को देते हो। देन कम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़, कम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ का ये मतलब है दोनों पार्टीज़ कम्पिटेंट होनी चाहिए। मतलब मैंने तो आपको बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको अपनी गाड़ी बेच रही हूँ और उसके बदले में आप मेरे को 5 लाख रुपए दो, और सामने वाला है कि वो उसके पास पैसा ही नहीं है, वो गरीब है, बहुत ही गरीब आदमी है। अब उसको उसके पास मतलब उसको बहुत ही गरीब है, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो वो गाड़ी कहाँ से खरीदेगा 5 लाख रुपए की? वो मुझे 5 लाख रुपये कहाँ से देगा? वो 10,000 रुपये महीना का कमा रहा है, तो क्या वो मुझे 5 लाख रुपया दे सकता है? तो तो इसका कहने का ये मतलब है कि बोथ द पार्टीज शुड बी कम्पिटेंट। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, किसी भी दबाव में नहीं या किसी धोखाधड़ी से नहीं होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट है। देन वॉइड नहीं होना चाहिए। 6 नंबर पे आप पॉइंट देखोगे, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एज पर सेक्शन 24 to 30 and 56। देखो वॉइड कब हो जाता है कोई एग्रीमेंट? अगर हम किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वॉइड हो जाएगा, हम किसी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वॉइड हो जाएगा, तो वो वॉइड नहीं होना चाहिए। देन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ये अभी आप डिटेल में पढ़ोगे। तो अब ये बोल्ड वाला देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जितना भी हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे थे ना, उसी को इन्होंने एक ब्रीफ में करके समरी टाइप इन्होंने कर दिया कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर वो फ्री कंसेंट से हुए हैं। फ्री कंसेंट मतलब किसी भी दबाव में आकर नहीं हुए हैं। ऑफ द पार्टीज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ऐसी पार्टीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। ये नहीं कि मैंने एक भिखारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो भिखारी कहाँ से पैसा लाएगा मेरे को देने के लिए। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए कि जैसे कि मैं आपको गाड़ी के बदले में पैसा दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं भेड़ बकरी के बदले में आपको गाड़ी बेच रही हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए। एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ और वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 10 को ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, मतलब बहुत बड़ा है। तो कुछ और सेक्शंस हैं विच ऑल्सो कंटेन्स रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, वो अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो दो पार्टीज़ मिनिमम दो पार्टीज़ तो होनी चाहिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 पार्टीज़, ठीक है, एक ऑफ़र रखेगी और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, तो एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन्स, कोई नेचुरल लोगों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं रोबोट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाऊँगी, या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ जिसकी लीगल एग्जिस्टेंस होगी, जैसे कि कंपनीज़ होती हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट, 2 कंपनीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, या एक इंडिविजुअल एंड कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इनकी क्या है, एक लीगल एग्जिस्टेंस है। और इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज़ बी एसर्टेनेबल, मतलब उनकी आइडेंटिटी को हम एसर्टेन कर सकें, उनकी एक प्रॉपर एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए, 2 पार्टीज़ ज़रूर, एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन आप देखोगे लिखा है कि वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन्नाल एस एंड कॉर्पोरेशन। एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए, सेलर एंड द बायर। सेलर और बायर दोनों अलग अलग लोग होने चाहिए, क्योंकि अपने आप से, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स, अपने आप से तो कोई अपना सामान खुद ही तो नहीं खरीदेगा, तो 2 अलग अलग लोग होने चाहिए। इसका जो अब केस है, इसकी केस जिसका केस आप देख सकते हो, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कॉर्पोरेशन। एक पार्टनरशिप फर्म थी, वो डिज़ोल्व हो गई, मतलब वो कंपनी अच्छी नहीं चली, पार्टनरशिप फर्म अच्छी नहीं चली और वो ख़त्म हो गई। तो जो एसेट्स थे, जो फर्म के जो एसेट्स थे, वो पार्टनर्स के बीच में बांटे गए। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर जो था, उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा।
तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ये तो सेल ही नहीं है, इट वॉज नॉट अ सेल, द पार्टनर्स बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। ठीक है, अब देखो, अब एक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, आप इसको समझो, इसमें क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और क्या हुआ, कंपनी भाई अच्छी नहीं चली और उसको डिज़ोल्व करना पड़ा, कंपनी डिज़ोल्व हो गई। तो उन्होंने जो पैसा था वो आपस में इक्वल इक्वल बांट लिया, या जैसे भी था 60-40 जैसे भी था उन्होंने बांट लिया। अब जो टैक्स इनकम टैक्स वाले तो पहले ही रेडी हो रहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, तो वो आ गए टैक्स लगाने के लिए। तो इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें ना तो कोई बायर है और ना तो कोई सेलर है, क्योंकि बायर एंड सेलर बोथ आर द सेम पर्सन। ठीक है, क्योंकि वो पार्टनरशिप कंपनी है, वो कोई कंपनी अलग नाम से कंपनी नहीं थी, वो एक पार्टनरशिप फर्म थी। ठीक है, तो बायर और सेलर दोनों एक थोड़े हो सकते हैं, तो इसलिए उनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल, जो उन्हें मिला है डिवीज़न के बाद, जो डिसोल्यूशन के बाद, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के बाद, वो उसको टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। अब लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लिया जाता, दे डू नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का एक केस है। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस का कि हर महीने मैं तुम्हारे को मेंटेनेंस भेजूंगा अब्रॉड से, और हस्बैंड नहीं दे पाया, तो वाइफ ने क्या किया, उस अमाउंट के लिए उसको स्यू कर दिया। तो वाइफ उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाई एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज इट वाज ए सोशल एग्रीमेंट एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। क्या शादी में कोई किसी भी तरह का लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, वो क्या एक सोशल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं होगा। ठीक है, देन लेखपाल, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है लेखपाल का। लेखपाल ने प्रॉमिस किया अपने बेटे को 5 लाख रुपया देने का अगर वो सीए पूरी कर लेता है तो तो उसके जब वो उसका एग्ज़ाम पास हो गया तो उसने अपने फादर पे, उसके फादर से उसने मनी क्लेम करने के लिए केस डाल दिया। तो क्या वो मिलेगा उसको पैसा? नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ ए सोशल एग्रीमेंट, इट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से ही बाहर है। ठीक है, देन 7th एग्जाम्पल हम देखते हैं। ए ने बी को गुड्स बेचे ऑन अ कंडीशन दैट ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 डेज़, कि उसे 30 दिन के अंदर वो उसका पैसा देगा। ए ने बी को सामान बेचा है और कहा है कि बी उसका पैसा देगा 30 दिन के अंदर। अब ए क्या कर रहा है, एक लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है बी के साथ, तो वो क्या कर, तो ये क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परव्यू में आएगा। तो अगर बी उसको पेमेंट नहीं कर पाता है ड्यू डेट तक, तो ए उसको कोर्ट में खींच सकता है। ठीक है, थर्ड है अदर फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। अब दूसरी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखा हुआ भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। ठीक है, अब पर जनरली क्या होता है, किसी भी लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट में या फिर स्पोकन कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट ये बेटर रहता है कि वो लिखा हुआ रहे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लिखा हुआ है तो आप उसको बाद में पढ़ सकते हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे तय हुआ था कि इस चीज़ के बदले में मैं इतना पैसा इसको दूंगी। तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटर्न। और लीगली इन्फोर्सेबल कराने के लिए क्या करते हैं, जनरली जो इंडिया में चलता है या और बाहर की कंट्रीज़ में भी चलता है, स्टैम्प्ड होता है, स्टैम्पिंग होती है, स्टैम्प पेपर, लीगल पेपर के ऊपर उसको लिखा जाता है और एक पूरा उसके ऊपर स्टैम्पिंग होती है, तो वो क्या बन जाता है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक्सेप्ट एज ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर वो रिटर्न नहीं है तो, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉज विच इज़ इन फोर्स एट द टाइम इज़ इसेंशियल फॉर इट टू बी वैलिड। एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन होगी, ज़मीन को हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम नहीं ले जा सकते। तो इस तरीके की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उनका रजिस्ट्रेशन होना अंडर द लॉ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होगा POA की एक ज़मीन होती है, पावर ऑफ अटर्नी की, जो लाल डोरे की ज़मीन भी बोलते हैं जिसे। तो उसके ऊपर अगर कोई भी कब्ज़ा कर लेता है तो वो उसको आप लीगली कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। बट इफ़ यू हैव ए रजिस्टर्ड लैंड, प्रॉपरली रजिस्टर्ड है आपकी ज़मीन, तो आप कोई उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता, आप उसको स्यू कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। तो यही लाइन इधर बता रखी है। Thus, where there is any statutory requirement that any contract is to be made in writing or in the presence of witness, or any law relating to the registration of documents must be complied with. कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी भी कंट्री में ये रिक्वायरमेंट है कि अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको इस तरीके से उसको लिखा होना चाहिए, इस तरीके से स्टैम्प्ड होना चाहिए, इतने रुपए के स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प्ड होना चाहिए, तो वैसे ही उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अदरवाइज़ वो उसको लीगली एनफोर्सेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ये 4th पॉइंट था आपका, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे आपका ये पॉइंट था, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इन्फानाइट। मतलब जो एग्रीमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए, वेग या इन्फानाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सर्टेन का क्या मतलब है? प्रॉपर होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है एग्जांपल 8 में, कि A कहता है B को कि मैं तुम्हारे को 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचूंगा, पर उसने ये तो बताया नहीं मैं कौन सा तेल बेचूंगा। पेट्रोल भी बेच सकता हूँ, तुम्हारे को तारपीन का तेल भी बेच सकता हूँ, ठीक है। देन 9th में XYZ लिमिटेड है, कंपनी है, उसने कहा है कि मैं लैंड लीज पे दूंगी A को इंडेफिनाइट ईयर्स के लिए। तो कंट्रैक्ट क्या है? वो वेग है। वो क्यों वेग है? वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उसने डिफ़ाइन ही नहीं किया कि मैं कितने साल के लिए तुम्हारे को लीज़ पे दूंगी। उसमें प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए कि 10 साल के लिए, 100 साल के लिए या 99 साल के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अब ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको आप परफॉर्म कर सको, जिसको आप कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया इसको तो हम कर ही नहीं सकते, फिर भी वो एक एग्रीमेंट बन गया। जैसे कि A कहता है B से कि अगर तुम खजाना ढूंढ लोगे मैजिक से तो मैं तुम्हारे को इतने पैसे दूंगा। तो एग्रीमेंट क्या है? ये नॉट एनफोर्सेबल है, क्योंकि ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है ना। पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट पॉसिबिलिटी इसकी क्या है? इट्स अ वेरी बहुत वेग सा है ना। तो और कुछ अब नेक्स्ट आप देखोगे इसमें जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं सेक्शन 10 के अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है। इसेंशियल हमने यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि 2 तरह के हमने बताए थे कि कुछ जो हैं जो इसेंशियल्स हैं और जो कम इसेंशियल है और कुछ ज़्यादा इसेंशियल्स है, ठीक है, इस टाइप से। तो वही पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। Capacity of the parties. Okay, next है offer and acceptance of an agreement. तो an agreement is the first essential element of a valid contract. कोई भी एग्रीमेंट जो होता है वो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इज़ द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपने पढ़ा, इसमें 2 ही चीज़ें आती है, क्या आता है? एग्रीमेंट प्लस आता है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो 2 ही इम्पॉर्टेंट उसके पार्ट है। तो सेक्शन 2E में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको बताया था, ई में H में हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया, ई में हमने एग्रीमेंट को डिफ़ाइन किया, वही इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। और बी में हमने क्या करा है? प्रॉमिस को डिफ़ाइन किया। तो सबसे पहले तो ऑफ़र होना चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सामने वाले को आप प्रपोजल दो, अगर वो एक्सेप्ट करता है, असेंट सिग्निफाइज हिज असेंट, तो वो क्या बनेगा? एक एक्सेप्टेंस बन जाएगा। देन फ्री कंसेंट होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा लोग आर सेट टू कंसेंट जब वो उस पर एग्री कर जाएं, सेम बातों पर, सेम सेंस में,
ये नहीं कि मैं तो बोल रहा था कि भाई सुनामी आएगी तब मैं तुमको पैसा दूंगा, और उसने बोला था कि बाढ़ आएगी तब मैं पैसा दूंगा। तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए और सेम थिंग पर होनी चाहिए, दोनों एग्री करने चाहिए सेम चीज़ों पर और सेम सेंस में एग्री करने चाहिए। और दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। और दोनों का जो सेम सेंस में होनी चाहिए। इस चीज़ को बोलते हैं कंसेंसस एट ईडन, इस टर्म को बोलते थे दैट अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी। दिस कैन आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स के टर्म्स में वो अंडरस्टूड होना चाहिए। फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री, किसी भी दबाव में आके नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर नहीं, किसी भी मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक गलती से नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में ए के पास, जिसके पास 2 कार्स हैं, वो अपनी रेड कार बेच रहा है बी को, पर बी तो ये सोच रहा है कि वो मेरे को ब्लैक कार बेच रहा है। तो इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई? इसमें प्रॉब्लम आ गई कंसेंसस एट ईडम में। और अगर इसको चैलेंज करो तो आप इसको वेग कॉन्ट्रैक्ट के उसमें भी आप इसको लेके चैलेंज कर सकते हो कि आपने तो मेंशन ही नहीं किया कलर ऑफ द कार, ठीक है। तो कंसेंसस एट ईडम को डिटरमाइन करने के लिए जो लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियरली ड्राफ्टेड होनी चाहिए, उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि तुम रेड कार खरीद रहे हो और कितने में खरीद रहे हो। और बी अगर उसको यस बोलता है तभी वो उसका एसेंट माना जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 12 में बता रखा है कि किसी को अपने डर से, क्वेश्चन से डरा के आपने किसी से पैसे वो करवाए हैं। जैसे कि ए ने कहा बी को कि मैं तुम्हारे को शूट कर दूंगा अगर तुमने मेरे को 2 लाख रुपए नहीं दिए, तो बी देने के लिए तैयार हो गया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नो, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एग्रीमेंट इज़ एंटर्ड इनटू अंडर क्वेश्चन, एक डर में। तो ये डर से फोर्सफुली किसी से करवाया जा रहा है, तो एक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देन कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सामने वाला जो है वो कैपेबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भिखारी के साथ अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, किसी भिखारी की तो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो मेरे को 5 लाख रुपया दे या 6 लाख रुपया दे, तो मैं उसके साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? तो यही इसी चीज़ को डिफ़ाइन किया है, पर इस चीज़ को बहुत तरीके से डिफ़ाइन किया गया। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि मेजर होना चाहिए। इसके 3 पॉइंट्स इन्होंने कहा है कि जो भी पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो वो मेजर होना चाहिए, ठीक है। साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि वो किसी एक इसका मेंटली प्रॉब्लम है उसके साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में आप घुस गए हो और उसने आज तो ये बोल दिया, बाद में उसको पता ही नहीं है मैंने क्या बोला था, ठीक है। और थर्ड है इज़ नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। अब सपोज़ इंडिया में आप रह रहे हो और किसी बंदे को जेल हुई है एंड वो जेल के अंदर से कह रहा है कि ठीक है मैं अपना मकान बेच रहा हूँ तुमको, तो वो तो बाहर आ नहीं सकता, ठीक है। और वो इलीगली अगर बेच रहा है तो वो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो इसमें तीनों को पॉइंट्स को बता रखा है इन्होंने, क्वालिफ़िकेशन ए, क्वालिफ़िकेशन बी एंड क्वालिफ़िकेशन सी, तीनों को इन्होंने डिफ़ाइन किया है। इसमें एज बता रखी है, एज इज़ इम्पॉर्टेंट कि 18 साल से पहले कोई भी बच्चे को माइनर माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड देयरफॉर एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स विल बी इनकम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनकम्पीटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। क्वालिफ़िकेशन बी साउंड माइंड का बता रखा है, उसके पूरे होशो हवास में होना चाहिए, किसी भी नशे में इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन सी आपको बता रखी है, शुड नॉट बी डिसक्वालीफाइड, मतलब ऐसा नहीं कि जिसको कन्विक्ट कर रखा है या किसी केस में वो कर रखा है और वो उसको
मना कर रखे कि नहीं तुम तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते, फिर भी वो साइन कर रहा है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अंदर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंसीडरेशन। व्हाट इज द कंसीडरेशन? इसमें कंसीडरेशन को कहा गया क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। मैंने कहा जनरली जो अकाउंट्स में है, इधर आप कंसीडरेशन के ऊपर पूरा का पूरा यूनिट आप पढ़ोगे, इसके अंदर कंसीडरेशन का मतलब है क्विड प्रो क्यू, मतलब किसी उस चीज़ के बदले में क्या है। अब वैल्यूएबल कंसीडरेशन मतलब जनरली आप इसको ऐसे देखो कि उसके बदले में कोई प्रॉफिटेबल चीज़ ही, कोई जैसे कि पैसा, जैसे मैंने गाड़ी के बदले में पैसा दिया, तो पैसा क्या है, एक कंसीडरेशन है। दैट आई एम सेलिंग, जैसे कि ए लिखेगा दैट आई एम सेलिंग माई कार टू बी फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज़ 6 lakhs या 5 lakhs, सो दिस इज़ द कंसीडरेशन। इधर आप एक वर्ड पढ़ोगे लाइक forbearance and detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other. A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or some forbearance कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, ऐसी नहीं कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है वो आपने दे दिया। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको ये मिट्टी के बदले में गाड़ी बेच रही हूँ, तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ए ने एग्री किया कि मैं बी को अपनी बुक्स बेचूंगा 100 रुपीज़ में, और बी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे को 100 रुपये दूंगा जब तुम अपनी बुक्स मेरे को बेच दोगे। तो ए का जो प्रॉमिस है टू सेल द बुक्स इज़ द कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस टू पे ₹100। तो ए बी को क्या बेच रहा है, बी को बुक सेल कर रहा है, और कंसीडरेशन इधर क्या है, कंसीडरेशन इधर है ₹100, 100 रुपये में बेच रहा है ना, तो इधर जो ₹100 है वो है कंसीडरेशन। ऐसे ही अगर ए ने बी को गाड़ी बेचने की बात करी और उसने कहा कि मैं तुम्हारे को 5 लाख रुपए में गाड़ी बेचूंगा। अब जनरली अगर आप कोई भी एग्रीमेंट पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे, उसमें लिखा होता है ए इस आई एम हेयर बाय सेलिंग माई सो एंड सो कार और बाइक और वॉट एवर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट, इस तरीके से लिखा होता है। तो कंसिडरेशन क्या है, बेसिकली पैसा है, कितने पैसे के बदले में आपको वो चीज़ दी जाएगी। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कोई फ्रॉड हो या लॉ के अंडर नहीं आती हो, प्रोविजंस ऑफ लॉ को वो डिफ़ीट करती हो। जैसे कि डिफ़ीट करती हो मतलब भाई प्रोविज़न ऑफ लॉ है कि भाई आप मेरे को, सपोज़ मैंने आपको कहा कि अभी पीछे चली थी क्रिप्टो करेंसी, मैंने अगर आपको कहा कि मैं आपको इतनी क्रिप्टो करेंसी दूंगी गाड़ी के बदले में, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? इसमें जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल नहीं है। तो कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा, इसमें गाड़ी है और कंसिडरेशन इसमें 6 लाख रुपया है। बट अगर मैं कहूँ गाड़ी के बदले में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी दूंगी, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अनलॉफुल है, ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट है, फ्रॉड है, मतलब क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट लीगली एक्सेप्टेड, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 14 आपको दे रखा है। ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी